हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर देख लिया था और वो टोटल आपका 35 प्रश्नों का हम लोगों ने इसमें देखा था। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 35 से आगे यानी टोटल 70 प्रश्न देख लेंगे। 35 प्रश्न में आपने देखा था कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है वो आपका लंदन है। हालांकि पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया था कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ पे होता है। तो उसमें विकल्प में आपका मेसोपोटामिया, हड़प्पा दोनों दिया था। तो हड़प्पा जो है ये एनसीईआरटी 6 क्लास में आप देखेंगे तो प्रथम नगरीय बस्ती जो है हड़प्पा को बोला गया था। लेकिन मेसोपोटामिया ये आपका आर सी तिवारी सर की आप किताब देखेंगे तो वहाँ पे मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं विकसित हुई थी, जिसमें से एक जो है उसमें मानी गई थी वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल विकल्प के अनुसार जैसा विकल्प आपको दे और प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लगाने हैं। यहाँ पे पूछा बस्ती है, जबकि उसमें क्या पूछा गया था, उसका साक्ष्य था या साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसको आप देखिएगा। चलिए आगे आज का जो सेशन है उसमें 36वें प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो यहाँ पे टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ग्रुप में आपको जोड़ा गया है उस ग्रुप से आपका ये चेक कर लिया जाएगा कि आपने किसको शेयर किया है, तो आपको बिना इन्फॉर्म किए आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, तो फिलहाल कोशिश यही करिए कि यदि आप जुड़े हैं तो आप अकेले ही जुड़िए, तो इसके बेनिफिट आपको काफ़ी मिलेगा। अभी टेलीग्राम पे आपको फर्स्ट पेपर की भी मटेरियल अवेलेबल करा दिए जाएंगे, उस पर टेस्ट वगैरह आपका हो जाएगा। तो यानी कि जो भी यहाँ पे यदि आप जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे होगा ही। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि 36 नंबर में सत्य कथन कौन सा है। बांग्लादेश की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में केंद्रित है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो 80% से अधिक यानी लगभग 90% के आसपास बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम जो है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास या उसके डेल्टाई भागों में ही उनका संकेंद्रण देखा जाता है, तो ये आपका सही है। जापान की अधिकांश जनसंख्या 33 से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, यानी 33 और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो इस आधार पे आपको क्या यहाँ पे याद रखना होगा कि जो आपका वर्ल्ड का मैप है उसमें आप कौन सा किस लोकेशन के अंतर्गत, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है फिर भी आप लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसके इतने बीच है, तो यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये राइट है कि जापान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसी के आसपास होती है, जबकि यहाँ पे एशिया की यदि मैं बात कर लूँ तो एशिया की जो पॉपुलेशन का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच देखा गया है। जबकि यहाँ पे यूरोप की यदि बात करें तो यूरोप की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन संकेंद्रित है वो 40 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच है। यहीं इंडोनेशिया की बात किया जाए तो इंडोनेशिया का लगभग 70% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो आपका जावा द्वीप पे ही निवास करती है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला द्वीप कौन सा है, तो आपका जावा द्वीप है, आप आँख मूंद के लगाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग बात करें यूएसए की बात कर ले। यूएसए और कनाडा की लगभग 85% जो पॉपुलेशन है ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, आप देखिएगा तो ये आपसे यहाँ पे प्रश्न ये पूछे गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे दोनों विकल्प आपके सही है, तो विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सही सुमेलित करना है आपको न्यूनतम प्रयास मॉडल, अंतराली अवसर मॉडल, गुरुत्व मॉडल और प्रवास का जो पुश और पुल थ्योरी है। ठीक, तो प्रवास का जो पुश और पुल थ्योरी है या मॉडल है वो ली ने दिया है। अंतराली अवसर मॉडल जो है स्टॉफर का है। ठीक, गुरुत्व मॉडल रायली का है और न्यूनतम प्रयास मॉडल जी के जिप का है। तो बी का यहाँ पे 2 है आपका। यहाँ पे देखिए जिस तरह से जीआईसी में बनाया था कि जो आपके सही हैं उसमें आसानी जो आपको आ रहे थे उसमें सही को सही से मिला दिया था, तो उसी तरह से कोशिश किया गया कि यहाँ पे भी प्रश्न बनाने का। न्यूनतम प्रयास मॉडल जी के जिप का है तो एक आपका 3 हो जाता है। 3 में देखिए 3 को 3 में किया गया है। ठीक, गुरुत्व मॉडल रायली का है, तो यदि आपको गुरुत्व मॉडल नहीं याद आ रहा है तो आप इसको नहीं सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 37 का। ठीक, 38 में देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और यहाँ किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। रैखिक हो गया, आयताकार है, वृत्ताकार प्रतिरूप है या अनियमित प्रतिरूप है। तो ऐसे क्षेत्र चाहे आप जैसलमेर वाला ले लीजिए, राजस्थान का है, राजस्थान के अन्य क्षेत्र ले लीजिए जहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, या सहारा वाला क्षेत्र ले लीजिए
वहाँ पे जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, क्योंकि शहरी अधिवास तो देखने को मिलेगा नहीं, तो रहेगा कौन सा, ग्रामीण अधिवास होगा। तो ग्रामीण अधिवास का जो प्रतिरूप होता है वो कैसा प्रतिरूप होगा। अब देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार कि जो ग्रामीण और नगरीय प्रतिरूप हैं उसको आप देख लीजिए कहाँ पे किस प्रकार का प्रतिरूप होता है। और नाभिकीय प्रतिरूप में बहुत ही उसमें आप देखेंगे आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सा नाभिकीय प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण अधिवास कौन सा यहाँ पे पाया जाएगा, तो वहाँ पे जो ग्रामीण अधिवास देखने को मिलेंगे वो आयताकार प्रकृति के होंगे। इस तरह से जब बने होंगे तो धूल भरी आंधियों से ये क्या करेंगे, इसकी रक्षा करते हैं। हायट यानी होमर और हायट ने जो खंड स्तर सिद्धांत दिया था, सेक्टर थ्योरी होमर हायट की थी, ये आप जानते हैं। उन्होंने निम्न श्रेणी का आवास किसको बताया था, तो 5 उन्होंने स्टेप बताए थे या 5 खंड बताए थे होमर हायट ने अपने सेक्टर थ्योरी में। ठीक, उसमें से कौन सा खंड जो है होमर हायट ने निम्न श्रेणी के आवासों के लिए बताया था। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका विकल्प दे रखा है तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जो तीसरा खंड होमर हायट ने बताया था या हायट महोदय ने बताया था कि तीसरा जो खंड है ये निम्न श्रेणी के आवासों से संबंधित हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप जो है एक बार होमर और हायट का पूरा खंड सिद्धांत समझ लीजिए कि उसने क्या क्या। तो होमर हायट ने ये सिद्धांत कब दिया था, 1939 में दिया था। ठीक, और इन्होंने किस देश के संदर्भ में दिया था, तो अमेरिका के संदर्भ में इन्होंने दिया था। और अमेरिका के लगभग 141 नगरों को इन्होंने इस आंकड़ों के आधार पे जो है उसकी भीतरी बनावट यानी नगरों के विकास और उनकी आंतरिक बनावट के रूप में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, और यह जो सिद्धांत रहा है खंड सिद्धांत, ये बर्गेस का जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत था उसकी जो कमजोरियां थीं उसको ध्यान में रखते हुए इसे बांटा गया था। ठीक, तो इसमें 5 खंड बनाए गए थे और वो पांचों खंड आप यहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन सा खंड था। तो सबसे पहला जो खंड था वो CBD क्षेत्र था, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र था। ठीक, दूसरा वाला जो एरिया इन्होंने बताया था तो वो इस तरह से इन्होंने बनाया था। ठीक, ये दूसरा वाला एरिया इन्होंने बनाया था। और दूसरे में क्या उन्होंने बोला कि इसमें थोक व्यापार होगा और हल्के वाले जो विनिर्माण क्षेत्र वाली वस्तुएं हैं उनका निर्माण यहीं पे होगा। ठीक, और उसके बाद उन्होंने जो तीसरे नंबर का बताया था, तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, जो तीसरे नंबर का बताया था, तीसरा उन्होंने इसको बताया था और इसमें उन्होंने ये बोला था कि ये जो है ये निम्न स्तर के यानी निम्न श्रेणी का जो ये है आवासीय क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो CBD वाला एरिया होता है, जैसे आप सिटी की ही एक तुलना कर लीजिए कि जो मलिन बस्तियां वगैरह होती हैं, एक तो होता है वो कि सिटी से बाहर स्थापित होती हैं, दूसरा वो होता है कि जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है उसके आसपास जो है निम्न श्रेणी के आवास देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ के जो सड़क हैं या वहाँ की दुकानें हैं या वहाँ के जो भवन है उसकी साफ़ सफाई के लिए ये निम्न श्रेणी के आवास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और कारण ये भी है क्योंकि यदि ये दूर से आएंगे तो पहुंचने में उनको समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए वो वहाँ की स्थिति इससे प्रभावित होगी। ठीक, तो इसलिए जो होमर हायट ने बताया था कि जो तीसरा वाला है वो आपका CBD और जो विनिर्माण क्षेत्र है हल्का उद्योग वाला उसके चारों तरफ ही बस्तियाँ होंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने तीसरा बताया था। चौथे की हम लोग बात करें तो 4 नंबर पे उन्होंने ये बताया कि जो ये आपका यहाँ पे भी 3 नंबर हो जाता है, ये 5 नंबर उन्होंने बताया था और ये सारे उन्होंने 4 नंबर बताए थे। ठीक, 4 नंबर में वो ये बोले कि मध्यम श्रेणी के जो आवासीय क्षेत्र वो यहाँ पे होंगे और जो उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र है वो 5 नंबर में होगा। यानी जो शहर मान लीजिए CBD वाला एरिया है तो उच्च श्रेणी का आवास जो है CBD से भी ये कनेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ पे उच्च श्रेणी का आवास बन जाएगा, ये निम्न श्रेणी का आवास है तो ये यहाँ पे भी काम कर जाएंगे और यहाँ पे वर्क इनका लगेगा तो यहाँ पे भी काम कर जाएंगे। ठीक, तो यानी कि जो निम्न श्रेणी के आवास वाले रहने वाले लोग हैं उनका दोनों तरफ ये योगदान होता है, चाहे वो मध्यम श्रेणी के आवास हो या उच्च श्रेणी के आवास हैं। उन घरों में काम करने के लिए निम्न श्रेणी में रहने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 5 नंबर में उच्च श्रेणी होते हैं और 4 नंबर में मध्यम होता है, 3 नंबर में निम्न होता है, 2 नंबर में थोक व्यापार और हल्का विनिर्माण क्षेत्र होता है,
1 नंबर में उन्होंने क्या बताया, 1 नंबर में बोला भाई ये CBD वाला एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि शहर का सारा कुछ संकेंद्रण यहीं पे होता है जो व्यापार से संबंधित होता है। कारखानों से कोयला निकालना किस आर्थिक क्रिया में आएगा, तो देखिए कारखानों से कोयला निकालना, जंगलों से लकड़ी लाना, ठीक, ये सारी क्रियाएं जो है प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि सुमेलित नहीं है कौन सा, तो कृषि व संबंधित क्षेत्र के जो वर्कर होते हैं इन्हें रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है, ठीक, ये राइट है आपका। उद्योगों के जो वर्कर हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर बोला जाता है, ये भी यहाँ पे सही है आपका, ब्लू कॉलर बोला जाता है। सेवा क्षेत्र के, यानी कि देखिए यहाँ से आप क्या करें कि यहाँ से मैं ये भी कर सकता था कि प्राइमरी वर्कर, तो प्राथमिक क्रिया में जो काम कर रहे हैं वो कौन हो गए, रेड कॉलर हो गए। सेकेंडरी में जो काम कर रहे हैं वो आपके ब्लू कॉलर हो गए, या उद्योग वाला जो संबंध है वो सेकेंडरी से है। सेवा क्षेत्र का संबंध किससे, टर्शियरी से है, यानी कि आपका तृतीयक जो क्षेत्र है वो आपका सेवा क्षेत्र से है। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें गुलाबी कॉलर वर्कर बोला जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए जो चतुर्थ सेवा वाले हैं इन्हें, यानी कि जो आपके रिसर्चर हो गए या फिर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, ठीक, उन सभी को जो है चतुर्थ में शामिल करते हैं, यानी कि क्वाटनरी में शामिल करते हैं। क्वाटनरी में आप देखते हैं इन्हें बोला जाता है वाइट कॉलर वर्कर, यानी सफ़ेद पोश बोला जाता है, या जो IS वगैरह है ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो चतुर्थ सेवा से संलग्न व्यक्ति हैं उन्हें वाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, सुनहरा यानी गोल्डन कॉलर वर्कर, ये पंचम वाले होते हैं। तो यहाँ देखिए सुमेलित नहीं है, तो ये आपका फोर्थ वाला है, राइट, ठीक। 42 में देखिए अधिक वर्षा वाले भागों में रेल मार्गों के निर्माण में कठिनाई होती है, बात सही है, क्योंकि जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वो एरिया क्या होता है, वो भूमि जो है दलदली होती है, दलदली होने की वजह से वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछाई ना जा सकती, ठीक, इसीलिए वहाँ पे रेल मार्गों का निर्माण उतना नहीं हुआ। आप देखते हैं कच्छ कैरन हो गया, जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। 43 नंबर देखिए, फसल प्रतिरूप पर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, क्यों। अब एग्जाम्पल आप समझिए, फसल प्रतिरूप का तात्पर्य यहाँ से ये लिया गया, मान लीजिए कोई एक फसल जो है उसको इस एरिया में यानी कि बोया गया और इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक, यानी डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो किसान क्या करेगा, इस समय इसको इस एरिया के बजाय यहाँ पे बो देगा, तो फसल प्रतिरूप क्या हुआ, प्रभावित हुआ, परिवर्तित हुआ, ठीक, क्योंकि उसको अधिक लाभ की, जाहिर सी बात है सब कोई चाहता है कि हमको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक। तो यहाँ पे किसान को आप पूंजीपति मत समझिएगा, क्योंकि पूंजीपति मैक्सिमम लाभ पे ही काम करते हैं, जहाँ उनको अधिकतम लाभ नहीं हुआ वो काम नहीं करेंगे। लेकिन एक किसान जो है अधिकतम लाभ पे नहीं, बल्कि वो लाभ प्राप्त करने की उम्मीद रखता है, क्योंकि यदि मान के चलें कि वो गेहूँ बोया या आलू की खेती कर रहा है, तो मान लीजिए गेहूँ की डिमांड बढ़ गई, तो ऐसा नहीं कि वो गेहूँ या आलू इसको नहीं बोएगा, तो वो बोएगा दोनों, लेकिन थोड़ी सी मात्रा इसको इसमें बढ़ा देगा गेहूँ की। हालांकि दोनों की फसल का जो टर्म होता है वो अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा ये वेरिएशन होता है इन दोनों में। लेकिन यदि आप आलू की बुआई पहले करेंगे तो आलू के खेत में आप गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आलू की खुदाई हो जाती है उसके बाद आप देखते हैं कि नवंबर दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर के आसपास जो है, फिर इसमें जो है दिसंबर या जनवरी तक मान लीजिए खुदाई होती है, तो दिसंबर या जनवरी में भी गेहूँ की बुआई इसमें कर दी जाती है जो आलू के खेत होते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये अक्सर परती न रहे, ठीक। तो कथन एक तो आपका राइट हो जाता है। दूसरा देखिए, कीमतों में परिवर्तन का प्रतिरूप फसल प्रतिरूप के क्षेत्र में परिवर्तन लाता है, तो ये ऊपर वाला ही चीज़ यहाँ पे हो गया कि कीमतों में जब परिवर्तन हो जाएगा तो कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है जो फसल प्रतिरूप है उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि फसल प्रतिरूप पर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है, इसलिए दोनों यहाँ पे सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया है कि कथन दिया है, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर के इस्पात उद्योगों के कारखाने कोयला क्षेत्र के समीप हैं। तो आप जानते हैं कि दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर, यहाँ पे झरिया वगैरह से या रानीगंज से, यहाँ पे दुर्गापुर वाले में रानीगंज से जो है कोयला यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर ये सभी इस्पात संयंत्र कहाँ पे हैं, ये कोयले के समीप हैं, ठीक।
कारण दे रहा है कि अधिकांश औद्योगिक प्रदेश को शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं या जो उद्योग होते हैं उनको चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो विद्युत के रूप में चाहे आप कोयला ले जाइए या फिर आप जल विद्युत को ले जाइए, ठीक। तो लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो मैक्सिमम जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो कोयले से हो रहा है। लगभग 60% के आसपास जो है तापीय शक्ति संयंत्र जो बने हैं उसमें कोयले का ही उत्पादन या कोयले का ही उपयोग हो रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अधिकांश जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको शक्ति के साधन की आवश्यकता पड़ती है और वो कोयले से उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए जो कारखाने हैं जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ज़्यादातर ये कारखाने कोयले क्षेत्र के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, ठीक। तो इसमें भी आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए सीमांत अवस्थिति विचार। सीमांत अवस्थिति विचारधारा को स्मिथ ने किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो मार्जिनल जो लोकेशन ये थ्योरी इनकी दी, इन्होंने दिया था सीमांत लोकेशन जो विचारधारा है स्मिथ की, ठीक। ये किस पुस्तक में दी गई है? तो ये इंडस्ट्रियल लोकेशन है, लोकेशन एनालिसिस है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, या सभी? आपका ये वर्क है कि आप इसको सर्च करिएगा, लोकेशन एनालिसिस, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसको हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसके वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्मिथ की जो बुक है उसका नाम है इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अगला देखिए अल्फा सूचकांक का परास कितना होता है? ये जैसे जब आप ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये आपके पेपर में पूछा भी गया है। अल्फा इंडेक्स और बीटा इंडेक्स है, ठीक। तो उसको हमने यहाँ पे जो आपका NNI वाला वीडियो था आप लोगों को भेजा है, तो उसको आप देख लीजिएगा NNI वाला वीडियो, उसमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया गया है। इस आधार पे जो प्रश्न आए हैं उसको भी एक्सप्लेन मैंने किया है वहाँ पे, ठीक। तो अल्फा सूचकांक का जो परास होता है वो 0 से लेके 1 के बीच पाया जाता है, ठीक। थ्योरी जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि 0 से 1 के बीच जो है अल्फा सूचकांक का परास जो है पाया जाता है इनके बीच, ठीक। यानी रेंज जो अल्फा सूचकांक का क्या होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, ठीक। तो ए राइट हो गया। अगला देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय परिसर सिद्धांत जिसे कोर पेरीफेरी मॉडल भी कहते हैं, किसका है? फ्रीडमैन का, राइट है, ठीक। कोर पेरीफेरी मॉडल इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए संचयी परिणामी सिद्धांत, तो गुरनार मिर्डाल ने जो है संचयी परिणामी सिद्धांत को दिया है। ध्रुवीकरण या टपकन जो सिद्धांत है इसमें दिया है कि ये स्टुअर्ट का है और गुरुत्व मॉडल रायली का है। तो गुरुत्व मॉडल जो है ये रायली का है, ठीक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सुमेलित नहीं, ध्रुवीकरण या टपकन का सिद्धांत। इसे दिया है स्टुअर्ट ने भाई नहीं, बल्कि किसने दिया है? ये हर्षमैन ने ये सिद्धांत दिया था। इसमें उनका ये मानना था कि व्यापार और धनी लोग इनके ऊपर जो लगाए गए कर हैं वो घटाने से अल्पावधि में व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज को दीर्घावधि में लाभ मिलता है। यानी कि जो ध्रुवीकरण या टपकन का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया उसमें उन्होंने ये बोला कि जो धनी लोग हैं उनके ऊपर यदि जो कर लगाया गया वो घटा दिया जाए, तो कम समय के लिए यदि घटा दिया जाए तो कम समय के लिए घटाने से ही जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा जाहिर सी बात है समाज के अधिक लोगों को उसका प्रॉफिट मिलेगा। प्लस इसका ये मानना, इन्होंने ये भी माना कि यदि जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वितीय सेक्टर में या तृतीय सेक्टर में बढ़ोतरी कर दी जाए या उसको विकसित कर दिया जाए तो इसका प्रभाव प्रथम सेक्टर पे भी पड़ेगा। तो इसे ही टपकन या छनन का सिद्धांत भी कहा गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका ध्रुवीकरण या टपकन का सिद्धांत जो है सी वाला राइट हो जाता है, स्टुअर्ट का नहीं बल्कि हर्षमैन का है। अगला देखिए विकास ध्रुव सिद्धांत के में संशोधन किसने किया? स्टुअर्ट ने, फ्रीडमैन ने, बाउडविले ने, इनमें से कोई नहीं। तो विकास ध्रुव सिद्धांत में जो पिराक्स ने दिया था इसमें संशोधन जो है बाउडविले ने किया था। अगला देखिए आगत निर्गत विश्लेषण किसने दिया था? तो ये देखिए आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड भी प्रश्न ये हो जाता है। क्रिस्टोफर है, लियोन्टिफ है, लुइस है, चोर्ले हैं। तो आगत निर्गत मॉडल जो दिया है ये लियोन्टिफ महोदय ने दिया था। और रिन ज्योग्राफी ऑन यूरोपा ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इसमें दिया है गटेयर, होमेयर, बुआक या लेजर। तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखा है होमेयर के द्वारा, यानी होमेयर ने लिखा है। और हटन ने, ठीक, J.H. हटन ने भारत की जो समस्त प्रजातियां थी उनमें सबसे प्राचीन किसको बताया था? ऑस्ट्रेलाइड, निग्रिटो, अल्पाइन या मंगोलाइड, ठीक। तो सबसे प्राचीन जो प्रजातियां हैं भारत की
वो है निग्रिटो, ठीक। और ये विश्व के स्तर पे भी वही निग्रिटो ही है, निग्रिटो सबसे पहले ही मानी जाती है। कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक दृश्यभूमि की अवधारणा का संवर्धन किसने किया? हार्टसोन है, सावर है, बुटिमर है, स्टाम्प है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कार्ल सावर महोदय हैं, ठीक। और जब भी आपको कल्चरल लैंडस्केप की बात करें, आप आंख मूंद के क्या लगाएंगे? कार्ल सावर लगाएंगे, ठीक। अगला देखिए, सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चित्रित सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चित्रित जो सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र है उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है, यहाँ हम देखिए 53 में जो विकल्प दिया गया, जनसंख्या प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, सांस्कृतिक परिमंडल है, बस्ती जोन है। तो उसे क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक परिमंडल बोला जाता है। निर्वाचन भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? ये देखिए आपका जीडीसी में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, ठीक। तो आपके लिए जो हायर का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं उसमें देखिए जीडीसी का पेपर निश्चित तौर पे सॉल्व कर लीजिएगा। और जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे एमपी का हो रहा है, राजस्थान का आज है पेपर, ठीक। और आपका जो छत्तीसगढ़ का हुआ है, उत्तराखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, तो सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका हूबहू प्रश्न मिल जाएगा। प्लस आप यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर निश्चित तौर पे सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आपका डायरेक्ट उठाए गए हैं, न केवल हायर में बल्कि आप देखेंगे पीजीटी में अब की बार पूछा गया है, जीआईसी में कई प्रश्न यहाँ से उठाए गए, हायर से भी जीआईसी में प्रश्न लिए गए थे। तो इसलिए जीआईसी का जो प्रीवियस ईयर है वो हायर के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो निर्वाचन भूगोल का जनक जो है ये सिगफ्रिड को बोला जाता है। मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को क्या बोला था? तो ये देखिए आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी से प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो मैकिंडर ने उसे बाहरी अर्ध चंद्र क्षेत्र बोला था, ठीक। और यहाँ पर दिया है कि सुमेलित नहीं है, तो पोलर जियोपॉलिटिक्स, ये पावेल ने दिया, सही है। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें देखिए राइट और राइट इसमें दिया गया, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं बल्कि इसे किसने दिया है? पर्सी महोदय ने दिया था, ठीक। और इसको हमने आप लोगों को जो की बताई थी तो उसमें ये रंग हो गया था। तो देखिए जो 70 प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं तो मानवीय भूल की संभावना रहती है, यदि प्रश्नों का स्तर अच्छा रखा जाएगा तो। यदि आसान प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें गलतियाँ तो निश्चित तौर पे नहीं होनी है, ठीक। लेकिन जब प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो उसमें कहीं कहीं मानवीय भूल की संभावना होती है, तो इसलिए आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रश्न पे आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूजन लगे, एक बार आप उसको चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद मुझे पर्सनली आप लोग भेजिए। पर्सनली भेजने से फ़ायदा ये रहता है, जैसे मान लीजिए वो प्रश्न गलत नहीं है या सही है, आपने मान लीजिए देख लिया, कोई कन्फ्यूजन हुआ आपको, तो वो आपको पर्सनली क्लियर कर दिया जाएगा। और ग्रुप में इशू ये होता है कि आप लोग बिना वो देखे ही सारे प्रश्न को बता देते हैं, ये वाला एक बार देख लीजिए, ये वाला देख लीजिएगा, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पहले आप लोग किताबों से चेक कर लीजिए, और बुक में बता देता हूँ कि इन किताबों से ज़्यादातर प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप उन किताबों को भी फोकस कर लीजिए। नहीं मिल रहा है तब आप मुझे पर्सनली भेजेंगे तो मैं रीचेक करके उसको आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक। तो इसमें देखिए बी वाला, बी जो है पर्सी ने दिया, द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज इसमें दे रखा है। तो ये जो बुक है ये प्रेस्कॉट ने लिखा है, हार्टसोन नहीं बल्कि प्रेस्कॉट ने लिखा है। और ये सारी किताबें किससे रिलेटेड हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ज्योग्राफी ऑफ पीस स्पाइकमैन की आप लोग जानते हैं। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, बी और सी ये दोनों सुमेलित नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है पर्सी ने दिया है, द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये प्रेस्कॉट ने दिया है, ठीक। तो बी और सी इसमें राइट हो जाते हैं। बहुपति और बहुपत्नी, यानी कि पतियों की संख्या ज़्यादा और पत्नियों की संख्या ज़्यादा, पति और पत्नी दोनों की संख्या सर्वाधिक, यानी कि बहुपति और बहुपत्नी विवाह कहाँ पे प्रचलित हैं? तो भील है, टूडा है, संथाल है और मारिया है। तो किस प्रकार की जनजाति में ये देखा जाता है? तो टोडा जनजाति में बहुपति और बहुपत्नी विवाह प्रचलित है, ठीक। 58 में देखिए सेवेसी की जो घटना है ये कहाँ पे और किस वर्ष हुई है जिसमें पशुओं की सर्वाधिक मृत्यु हुई है? अब यहाँ से देखिए कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये कि सेवेसी घटना आखिर है क्या, तो ये किससे संबंधित है? पशुओं की मृत्यु से संबंधित, यहाँ पे सर्वाधिक पशुओं की मृत्यु हुई थी। और ये सेवेसी है क्या, कहाँ पे है? ये एक प्लेस है इटली में, ठीक। और ये घटना जो है कब हुई थी? तो यहाँ से कई चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए फ्रांस है, इटली 2 विकल्प दे रखा है,
तो सेवेसी जो है ये इटली में पड़ता है। देखिए यहाँ से विकल्प आपको देखना है घटना कब हुई है, तो ये 1976 में हुई है, इटली में ये सेवेसी की घटना हुई थी। ठीक, तो ये प्रश्न आपको ये बहुत अलग रखा गया और एक दो प्रश्न आपको ऐसे बनाए गए हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। ठीक, जैसे लव कैनाल, इसके बारे में भी आप नहीं जानते होंगे कि एक पुराने जहरीले गोदाम में रिसाव होता है और उसकी घटना से संबंधित है लव कैनाल। ठीक, ये कहाँ पे हुआ था या कहाँ से संबंधित है? कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और जापान है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका के संबंधित है ये लव कैनाल की जो घटना है। ठीक, आगे देखिए जीपीएस प्रणाली के भाग होते हैं, तो ये देखिए आपका आरपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था और ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जीपीएस में जो प्रश्न आपसे पूछेगा बहुत डीप जाके नहीं पूछता है, क्योंकि आप जो है ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आप जीपीएस के मैकेनिज्म के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए जो बेसिक प्रश्न इस पर बन सकते हैं उसी से आपसे प्रश्न पूछेगा, और ऐसा नहीं कि आपको जीपीएस के अंदर घुस के बहुत ज़्यादा डीप जाके प्रश्न पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीपीएस प्रणाली के जो भाग होते हैं अंतरिक्ष प्रभाग है, नियंत्रण प्रभाग है, उपयोगकर्ता प्रभाग है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 60 में, तो इसमें देखिए ये जीपीएस के 3 भाग होते ही हैं। ठीक, वो तीनों आपके अंतरिक्ष प्रभाग हैं, नियंत्रण है और उपयोगकर्ता है। ठीक, तो जीपीएस प्रणाली के यदि आपसे पूछा जाए जीपीएस प्रणाली के कितने भाग हैं, तो आप क्या लगाएंगे? 3 भाग हैं, जिसमें आंतरिक, नियंत्रण और उपयोगकर्ता, ये प्रभाग अलग अलग हैं। अगला प्रश्न देखिए कि स्थलाकृतिक अंशचित्रों के बहुशंकुक प्रक्षेप के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप को प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? यानी जो स्थलाकृतिक अंशचित्र थे उनके लिए जो बहुशंकुक या पॉलीकोनिक प्रक्षेप था, इसके स्थान पे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप था उसको उपयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? टालमी है, मर्केटर हैं, पिंक है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें पिंक महोदय ने इसके बारे में बात किया। थीमेटिक मानचित्र का प्रकार है, तो थीमेटिक मानचित्र कितने प्रकार का होता है? साधारण है, मिश्रित है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो थीमेटिक मानचित्र 2 ही प्रकार का होता है, साधारण थीमेटिक और मिश्रित थीमेटिक मानचित्र। ठीक, तो इसमें राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 62 में। ठीक, 63 देखिए, इसमें ये वाला जो प्रश्न है इसमें आप क्या करिए कि इसमें नहीं को हटा लीजिए, क्योंकि विकल्प आपके जो बनाए गए हैं वो नहीं के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। बृहत मापनी मानचित्र कौन सा है? तो कैडेस्ट्रल मानचित्र और धरातली मानचित्र, ये क्या होते हैं? ये बृहद मापनी पर आधारित मानचित्र हैं, जबकि एटलस और ग्लोब ये लघु मापनी मानचित्र वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया है कि बृहद मापनी मानचित्र नहीं है, तो नहीं में विकल्प नहीं दिया, बल्कि 1 और 2 जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा बृहद मापनी मानचित्र जो है कैडेस्ट्रल है, और धरातली मानचित्र ये बृहद मापनी मानचित्र हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 64 में दिया है नोमोथेटिक जो उपागम है, ये किससे संबंधित है? अनुभवजन्य अध्ययन से, आगमनात्मक अध्ययन से, विधि निर्माण से, या फिर भावमूलक अध्ययन से। ये देखिए नोमोथेटिक उपागम जो है आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, चाहे नेट का पेपर आप सॉल्व करेंगे या हायर का देखेंगे तो उसमें यही दिया है, विकल्प आंसर ये दिया है अनुभवजन्य उपागम। लेकिन जो मैंने देखा इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया गया कि नोमोथेटिक जो अप्रोच होता है उसमें विधि निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है या नए सिद्धांतों की बात की जाती है। ठीक, तो नोमोथेटिक जो अप्रोच होता है उसमें क्या होता है कि विधि निर्माण या लॉ के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है, नए जो रूल्स होते हैं उसकी बात की जाती है। तो ये विधि निर्माण संबंधी नए उपागम की बात करता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका 64 में हो जाएगा सी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट में दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि केरल की में जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। सेकंड नंबर दिया है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। ठीक, तो यदि हम लोग बात करें तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, जो विकल्प यहाँ पे दे रहा है आपका। ठीक, तो इसमें देखिए केरल की ओर जो प्रवाहित होने वाली, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो केरल की जो पेन्नार नदी है वो आपका किधर जाता है? वो इधर आता है पश्चिमी की ओर। ठीक, जबकि यहाँ पे और अन्य नदियाँ हैं वो किधर जाती हैं? पूरब की ओर जाती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, सहायिकाएँ हैं, वो पूरब की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं, तो प्रवाहित होता है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर। तो आप जानते हैं नर्मदा और तापी ही तो पश्चिम की ओर जाके ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक, तो इस आधार पर ये दोनों विकल्प आपके यहाँ पे सही नहीं है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे गोदावरी के बारे में दिया है कि गोदावरी की सहायक नदी है तो बंसधारा है, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। ठीक, तो गोदावरी की जो सहायक नदी 1 2 3 है, 2 3 4 है, 1 2 4 है और 2 और 3 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोनों जो नदियाँ हैं गोदावरी की सहायक नदी है। तो सहायक नदियों के बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बार जो प्रश्न अब बना रहा है गंगा की सहायक नहीं बना रहा है, बल्कि किसकी सहायक बना रहा है। जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ ले लिया, वहाँ से इनकी सहायक बना रहा है। या फिर आपका उत्तर भारत जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह की बात कर लें तो वहाँ पर सिंधु हो गया, सतलज हो गया, तो इनकी सहायक नदियों को पूछ ले रहा है। या पूर्वोत्तर में जैसे आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछ रहा है, जबकि गंगा, यमुना, चंबल इन सबको न दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर बार प्रश्न पूछे गए और इजीली सब लोगों को याद भी रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण क्रम जो है ये पहाड़ियों का लगाना है। तो नल्लामलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, जावेदी, अन्नामलाई। तो यहाँ पे यदि हम मैप की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो नल्लामलाई है, ठीक, तो नल्लामलाई ये आपका आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है, पालकोंडा, नालकोंडा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग की हम लोग बात कर लें। जावेदी आपका तमिलनाडु में हो गया, नीलगिरी यहाँ पे है, अन्नामलाई यहाँ पे है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम बोल रहा है तो ये आपका हो जाएगा नल्लामलाई, जावेदी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक, तो यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 में जावर रामपुरा अगूचा खनन क्षेत्र जो है किस खनिज से संबंधित है। तो जावार की खाने, रामपुरा, अगूचा खनन क्षेत्र, ये आपका बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा, जस्ता, तांबा। तो किससे रिलेटेड है ये सीसा जस्ता के प्रोडक्शन से। और सीसा जस्ता जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ट्विंस खनिज हैं, तो सीसा जस्ता को आप कह सकते हैं कि ट्विंस में आता है। जहाँ पे सीसा निकलता है वहाँ पे जस्ता भी इसके साथ निकलता है। अगला देखिए किस वर्ष जो है 1948 के औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन के बाद दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई थी। तो ये आपका 1956 में हुआ था। औद्योगिक नीतियों के बारे में आप जानते हैं, सारी औद्योगिक नीतियाँ आप याद रखिएगा। और नवीनतम जो 1991 की थी उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 1948 के बाद दूसरी जो आई थी 1956 में आई थी। ठीक, और ये जो लास्ट प्रश्न है 70 नंबर का, ये दिया है कि सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे ये अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये जो फार्मूला होता है ये किसके लिए यूज होता है, माध्यिका है, मानक विचलन है, आरात्मक माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए यूज होता है, तो ये आपका मानक विचलन के लिए उपयोगी होता है। देखिए माध्यिका, आरात्मक माध्य, मानक विचलन, सारे फार्मूले आप जो है जो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उसमें आपको ये पढ़ेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।